दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में आपको इंडक्शन कुकर में आने वाले कुछ फॉल्ट्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो को देखकर आप में से कई लोगों का सॉल्यूशन आसान तरीके से हो जाएगा और कई लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। जितने भी फॉल्ट आते हैं सभी के बारे में बात करूंगा और जितने ऐसे फॉल्ट हैं जिनमें काफी लोग फंस जाते हैं ना, उसी पर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पर जो इसमें एरर आते हैं ना, उसके लिए एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना। उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो एरर जितने भी आते हैं, E0 एरर है, E7 एरर है, जो भी एरर है उसके बारे में उस वीडियो को देख लेना। सभी एरर्स के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। उसके अदर जो फॉल्ट्स इसमें ज्यादातर देखने के मिलते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज और क्लियर करना चाहेंगे। इंडक्शन कुकर का सर्किट किसी भी कंपनी का हो, फॉल्ट सभी में सेम जो भी आता है उसका सॉल्यूशन एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं IGBT सेक्शन से। अब यहां पर उससे पहले और भी एक चीज आपको समझा दूं, इसमें दो सेक्शन होते हैं। एक होता है आपका IGBT सेक्शन, जो इसमें हाई पावर वाला सेक्शन होता है, जो कि आपको यहाँ पर एक कॉइल के, जहां पर कॉइल के वायर कनेक्ट होते हैं, ये कॉइल है, कॉइल के वायर कनेक्ट होते हैं, इस तरफ मिल जाएगा। ये इस कॉइल को चलाने के लिए हाई वोल्टेज वाला ये सेक्शन होता है। अब इसको चलाने के लिए ये दूसरा सेक्शन होता है, ये सेक्शन इसको चलाता है और ये सेक्शन आपकी कॉइल को चलाता है, नहीं क्या, ये इसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो अब आप सोचोगे यार ये छोटा वाला सेक्शन इस बड़े सेक्शन को कैसे चलाता है, तो यहां से उसको सिग्नल मिलता है। तो इसी सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए यहां पर इस सेक्शन का प्रयोग किया गया। अभी आपको समझा दूंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज यहां पर क्लियर कर देता हूं। वीडियो लंबी हो सकती है तो प्लीज थोड़ा सा टाइम देकर जरूर देखिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताइएगा कि आप इस फील्ड पे नए हैं या फिर पुराने हैं। वैसे तो मैकेनिक लोग बहुत कम होंगे हमारे इस वीडियो पे, ज्यादातर लोग सीखने वाले होंगे, यानी कि इस फील्ड पे नए नए ही उतरे होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और मेरे द्वारा जो भी जानकारी होती है अगर आपको समझ में आती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। हाँ सर, आपका ये जो भी चीज आप बता रहे हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो कमेंट करके अगर बताएंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ हमारी वीडियो सफल हुई। चलिए शुरू करते हैं, अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अब यहां पर देखिए, सबसे पहला फॉल्ट है एक ऐसा फॉल्ट जो कि बहुत बार देखा गया है और देखा भी जाता है कि इंडक्शन चलते चलते अचानक से अंदर से ब्लास्ट की आवाज आ गई, भड़ाम सी, और वो ब्लास्ट होता है। और वैसे एक सिमिलर फॉल्ट है, इंडक्शन में चलते चलते घर की MCB डाउन हो जाती है, घर का फ्यूज उड़ जाता है, अंदर से खट सी आवाज आती है और MCB ट्रिप हो जाती है। फिर आप इसको चलाने की कोशिश करें, फिर प्लग लगाएं, फिर से MCB ट्रिप हो गई, यानी कि घर की जो MCB है वो ट्रिप हो रही है इसको चलाने से। तो ये जो फॉल्ट है और जिसके अंदर ब्लास्ट वाला फॉल्ट है वो आता है आपके IGBT सेक्शन से, 99% IGBT सेक्शन से। कैसे आता है बताता हूं। अब यहां पर क्या होता है ना, ये जो सेक्शन है इसमें IGBT लगी होती है। IGBT, चलिए फुल फॉर्म आप कमेंट करके बता सकते हैं IGBT की क्या है। आई होप कि आप लोग कमेंट कर चुके होंगे, वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं। तो IGBT एक ट्रांजिस्टर है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर जिसको कहते हैं। ये एक ट्रांजिस्टर है और ये ट्रांजिस्टर आपकी ये कॉइल को चलाता है। तो यहां पर ये IGBT लगी भी रहती है, इसमें 3 लेग होती हैं। अब यहां पर क्या होता है, जो ये फॉल्ट आता है MCB ट्रिप होने का और इसके अंदर से ब्लास्ट होने का, तो ये IGBT के खराब होने की वजह से होता है। तो 99% आपकी IGBT का फॉल्ट होता है। जब भी आप IGBT को चेक करें, वैसे तो सर्किट पर लगे लगे एक अनुभव हो जाता है। मल्टीमीटर को इस तरीके से कंटिन्यूटी मोड में रखें या डायोड मोड में रखें और IGBT की आपको तीनों लेग चेक करनी है। तीनों में से किसी 2 में या किसी 3 में अगर शॉर्टिंग मिलती है लगे लगे भी, तो भी आप समझ लीजिए आपकी IGBT खराब है। लेकिन आप बेहतर हो कि IGBT निकाल के चेक करें, तो बेहतर वो आपको रिजल्ट आपको समझ में आएगा। तो अगर एक IGBT मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से, ये IGBT है और इसको हम चेक करें तो इस तरीके से वो रीडिंग देता है। रेड प्रोब आपकी सबसे लास्ट में, ब्लैक प्रोब अगर बीच में रहेगी, तो ये जो रीडिंग देता है वो IGBT बिल्कुल सही है, इसकी पहचान है। इसके अलावा ये पलट के देखेंगे, कोई रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। फर्स्ट पिन के साथ में कोई भी रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए, एक सेकेंड, इसके साथ में कोई भी रीडिंग कहीं पर भी नहीं मिलनी चाहिए। फर्स्ट पिन इसकी गेट की होती है, बाकी 2 पिन अमीटर कलेक्टर की होती हैं। तो यहां पर ये गेट की पिन से सिग्नल मिलता है और ये 2 पिनें आपस में एक्टिवेट होकर काम करती हैं। तो ये गेट की पिन पे जो सिग्नल देता है वो देता है हमारा ये MCU, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए इस सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस सर्किट के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। अभी बात करी मैंने इसमें फॉल्ट की, तो यहां पर जब शॉर्टिंग होती है क्या होता है, ये IGBT जो है ना वर्क करते समय बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, ओवर हीट हो जाता है, और या फिर
इंटरनली वो खराब हो जाता है तो ये ब्लास्ट कर जाता है, और अंदर से ब्लास्ट जब होगा तो यहां पर इसमें जो क्या है ना, 2 पॉइंट इसके शॉर्ट हो जाएंगे, अमीटर और कलेक्टर। अमीटर और कलेक्टर जब शॉर्ट होते हैं तो शॉर्ट होते ही यहां पर जो इसका मेन फ्यूज होता है वो फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो ये जो ब्लास्ट की जो आवाज है वो इससे और इससे आती है। अब यहां पर क्या होता है, जब ब्लास्ट नहीं हुआ और घर की एमसीबी ट्रिप हो रही है तो समझ लीजिए आपकी जो एमसीबी है वो इससे कम एम्पियर की है। अब ये पता है कितने एम्पियर का होता है, ये होता है 10 एम्पियर का। अगर आपके घर में 6 एम्पियर या 10 एम्पियर की भी एमसीबी है तो वो ट्रिप हो जाती है। यहाँ पर फ्यूज जैसे आईजीबीटी वर्क करते करते आईजीबीटी हीट हुई और आईजीबीटी खराब हो गई। खराब होने के बाद आपके या तो ये फ्यूज उड़ेगा या तो घर की एमसीबी ट्रिप होगी। जिसका ये फ्यूज उड़ गया उससे ब्लास्ट की आवाज आई, और जिसका ये फ्यूज नहीं उड़ा घर की एमसीबी ट्रिप हो जाती है। तो ये फ्यूज ज्यादा एम्पियर की होने की वजह से घर की एमसीबी को ट्रिप कर देता है अगर एमसीबी कम एम्पियर की हो। अब आप समझ गए होंगे कि ये फॉल्ट कहां से आता है। इस फॉल्ट का सॉल्यूशन ये है कि इसमें जो आईजीबीटी है अगर ये शॉर्टिंग मार रही है तो उसको निकाल के आप चेंज कर लें। अब देखिए सबसे बड़ी बात होती है यहां पर कौन सी आईजीबीटी लगानी है। देखिए सबसे आप एक चीज ध्यान रखेंगे, ये देखिए सामने देखेंगे इसका नंबर, इसकी एम्पियर कैसे रीड करते हैं। अगर आपके सर्किट में 25 एम्पियर की लगी है तो रिप्लेस करके 25 एम्पियर की आप डालेंगे। अगर 15 एम्पियर की 18 एम्पियर की लगी है तो आप मैक्सिमम 25 एम्पियर की भी उसमें डाल सकते हैं। लेकिन 25 से लेकिन जैसे इसमें 18 एम्पियर की लगी है तो 18 एम्पियर की अगर आपके पास नहीं है तो आप यहां पर गलती से 15 एम्पियर की मत डाल देना, वो आपकी खराब हो जाएगी। अब एम्पियर कैसे पता करें, यहां पर देखिए H15 लिखा है ना, तो ये 15 जो डिजिट है ये इसका एम्पियर दर्शाता है। इसका एम्पियर ये 15 एम्पियर तक का लोड ले सकती है। इसमें अगर 25N लिखा है तो ये 25 एम्पियर तक का लोड ले सकती है। अगर 18 लिखा है तो 18 एम्पियर तक का वो लोड ले सकती है। 10 लिखा है 10 एम्पियर का, तो जितना इसमें डिजिट आपको मिलेगा उतने एम्पियर तक का वो लोड ले सकती है। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप 25 एम्पियर तक की, अगर उसमें 18 भी लगी है तो 25 की डाल दें, वो उतने लोड लेने के लिए सक्षम है। अब यहां पर काफी लोग कम एम्पियर के लगा देते हैं तो आईजीबीटी फिर से खराब हो जाती है। बहुत बार ऐसी शिकायत मिलती है कि यार आईजीबीटी लगवाई शाम तक फिर खराब हो गई। तो इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आईजीबीटी मार्केट में लोकल बहुत ज्यादा मिल रही है। लोकल मींस बिल्कुल फ्रेश और नई पीस होगी लेकिन वो आपके लोड को उठा नहीं पाएगी, इसके लोड को उठा नहीं पाएगी। ऐसी कंडीशन में आप एक काम करें, आजकल मार्केट में क्या हो रहा है कि यार पुराने इंडक्शन की, आजकल नहीं पहले से आ रहा है मार्केट में, जो पुराने खराब इंडक्शन होते हैं जिनका अदर सर्किट में और प्रॉब्लम होती है, जो बन नहीं पाते, उनकी आईजीबीटी निकालकर सेकंड हैंड में बेची जाती है। तो उस टाइप से आप सेकंड हैंड आईजीबीटी लेकर आए तब जाके वो ज्यादा आपका अच्छा काम करेगी। तो ओरिजिनल वाली इस्तेमाल करें, भले वो सेकंड हैंड क्यों ना हो, वो आपका अच्छा परफॉर्मेंस देगी। तो उसको रिप्लेस कर दें। अगर आपका फ्यूज उड़ा है तो फ्यूज को भी रिप्लेस कर लें। फ्यूज कैसे चेक करें, कंटिन्यूटी मोड में इस तरीके से रख के, ये देखिए अगर फ्यूज में कंटिन्यूटी बीप आ रही है तो फ्यूज सही है। तो उसको इस फॉल्ट में इसको चेंज करके फ्यूज को चेंज कर लें, काम बन जाएगा। और हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, जो ये फॉल्ट आईजीबीटी सेक्शन से आ रहा है उस कंडीशन में आपका ये अच्छी तरीके से वर्क करता है। अगर आप आईजीबीटी निकालने के बाद, आईजीबीटी मत लगाना, आईजीबीटी निकालने के बाद अगर इसको पावर देंगे तो आपकी डिस्प्ले में कुछ ना कुछ डिजिट शो होगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा जब तक आप उसमें नई आईजीबीटी ना लगाएं। अगर आईजीबीटी लगाने के बाद भी डिस्प्ले पर कोई नंबर शो नहीं हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपका इधर का भी सेक्शन खराब है। तो इस सेक्शन का जो फ्यूज है ये है और उस सेक्शन का फ्यूज ये है। ये वाला फ्यूज की जगह रजिस्टर इस्तेमाल किया गया है। ये भी रजिस्टर आपका 22 ओम्स का होता है और किसी किसी में कम ज्यादा ओम्स का भी हो सकता है। तो ये जो रजिस्टर है आपके इस तरफ का फ्यूज है, ये एसएमपीएस सेक्शन है और ये आईजीबीटी सेक्शन है। तो एसएमपीएस सेक्शन में क्या फॉल्ट आता है मैं आपको बताता हूं। अब एक और फॉल्ट की पहले बात करूंगा, उसके बाद इस सेक्शन को समझाऊंगा। वीडियो अगर लंबी लग रही हो तो वीडियो को छोड़ देना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो। अगर समझ में आ रहा हो या फिर इंटरेस्ट हो थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी चीज और बताना भूल गया, जब आप आईजीबीटी चेंज कर रहे हो तब आईजीबीटी लगाने से पहले आपको आईजीबीटी की जो खाली पॉइंट्स हैं उनपे वोल्टेज चेक करनी है। यहां पर आपको ये जो नेगेटिव पॉइंट मिल रहा है, यहां पर आपको एक नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा, उसके साथ में आपको ये जो डायोड का नेगेटिव पॉइंट है उसके साथ में आईजीबीटी की जो फर्स्ट पिन है, गेट की पिन, उस पे आपने बिना आईजीबीटी को लगाए वोल्टेज चेक करनी है। अगर उसको कुछ वोल्टेज मिल रही है तो समझ लीजिए आपको दूसरी आईजीबीटी यहां पर अभी नहीं लगानी है, आपने यहां पर इस सेक्शन में देखना है। क्या होता है ना,
ऑफ कंडीशन में आईजीबीटी की गेट की पिन पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए, इतना ध्यान रखना। तो अगर मिल रहा है तो आपने कहां पे चेक करना है, ये देखिए, ये जहां पर एक गेट की पिन यानी कि फर्स्ट पिन हो गेट की होती है, इस लाइन को चेक करें, जहां जहां पर वो लाइन जा रही है उसके बीच में आ रहे कंपोनेंट्स को, ट्रांजिस्टर्स को चेक करना है। कोई भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो यहाँ पर गेट में कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगी, और गेट में वोल्टेज नहीं मिलनी चाहिए ऑफ कंडीशन में। अगर इसमें कोई वोल्टेज नहीं मिलती है तो आईजीबीटी आप तब लगाएंगे, याद रखना, ठीक है। काफी बार गेट की जो पिन है उससे भी शॉर्टिंग के वक्त गेट की पिन से भी वोल्टेज वहां जाकर या तो आपके एमसीयू को खराब कर देती है या फिर कोई और फॉल्ट इसमें बना देती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक ये काम है, ये देख लेना। तो ये तो हो गया इधर का सेक्शन। अब हम इसकी बात करेंगे, तो इसकी बात करने से पहले एक छोटे से फॉल्ट के बारे में बताना चाहूंगा। फॉल्ट ऐसा होता है कि आपका जो इंडक्शन है वो बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से काम करता है, सब कुछ फंक्शन काम करते हैं, लेकिन काम उसमें दिक्कत उसमें क्या होती है, वो आपका देर से गर्म करता है। कोई भी चीज आप उसमें गर्म कर रहे हैं वो देर से गर्म करता है, बहुत लेट। आप वाटेज भी बढ़ा देंगे तो भी वो देर से गर्म करेगा। ऐसी कंडीशन में इस इधर पे देखिए 500 ओम्स का एक ये देखिए प्रीसेट लगा हुआ है, ये प्रीसेट खराब हो जाता है या अंदर से ये ओपन हो जाता है। तो प्रीसेट ओपन होने की वजह से ये लेट गर्म करने की जो प्रॉब्लम है वो आती है, या फिर आपका जो इंडक्शन है वो गर्म करता है फिर बंद हो जाता है, गर्म करता है बंद हो जाता है, टी करेगा फिर थोड़ा गर्म करेगा फिर टी 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 टी, ये प्रॉब्लम आएगी। पकड़ेगा छोड़ेगा पकड़ेगा छोड़ेगा, ये जो प्रॉब्लम बनती है आपके इधर से आती है। इसको आप चेंज कर लेना। 501 वैल्यू का है तो आप 501 वैल्यू का आप लेंगे, यानी कि 500 ओम्स का एक प्रीसेट लेंगे, उसको आप आधे पे सेट कर देंगे। लगभग आप उसको 200 से 220 ओम्स तक सेट करके वो कर देंगे। अगर आपका सपोज आपके पास प्रीसेट नहीं है तो प्रीसेट के जो पॉइंट्स हैं, दो इसके टर्मिनल आपस में कनेक्ट होते हैं एक ही साथ में, और एक यहां से इधर से जुड़ा होता है इधर पे, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, तब आप यहां से यहां तक एक रजिस्टर लगा देंगे। तो रजिस्टर की जो वैल्यू होगी 200 से 250 के बीच में होगी, 200 ओम से 250 ओम्स के बीच की रजिस्टर होगी, ठीक है। जो भी आपको इस बीच की कोई भी किसी भी वैल्यू की मिले लगा लेना, ठीक है, इधर पे काम करेगा। अब एक फॉल्ट ऐसा है जो कि लगभग 20% ही देखा जाता है, लेकिन जब ये फॉल्ट आता है काफी लोग बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो फॉल्ट है आपका एमसीयू का। इसको एमसीयू बोलते हैं, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, ठीक है, या फिर एक कंट्रोलर आईसी भी आप इसको बोल सकते हैं। ये ऐसी एक प्रोग्रामेबल आईसी होती है, जैसे इंडक्शन जैसे आप इन्वर्टर वगैरह में देखते हैं प्रोग्रामेबल होती है। डिस्प्ले में जो भी डिजिट शो करते हैं, जो भी सिग्नल डिस्प्ले को जा रहा है वो सब यहीं से जाता है, और इसके अंदर सारा प्रोग्राम होता है, कंप्यूटराइज्ड ये प्रोग्राम करी जाती है। तो इसको इसलिए एक प्रोसेसर भी आप मान सकते हैं। तो ये आईसी और हमारी नॉर्मल आईसी में बहुत अंतर होता है, ये प्रोग्रामेबल होती है, हमारी अदर जो होती है वो प्रोग्रामेबल नहीं होती, उसके अंदर आपका मॉसफेट वगैरह ये सब देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो आईसी होती है इसके जब फॉल्ट आते हैं तब आपको क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, तब प्रॉब्लम ये देखने के लिए मिलती है आपका इंडक्शन किर सी आपकी आउटपुट जो ये स्पीकर है किर सी देने लगेगा, डिस्प्ले में डिजिट्स अच्छे से शो नहीं होंगे, परेशान आपको, मतलब ऐसा लगेगा कि यार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम ड्रॉप की नहीं बनती। आज मेरे पास भी एक ऐसा इंडक्शन आया था, मैंने बहुत मेहनत करी बट वो ठीक नहीं हो पाया। जब लास्ट में देखा तो उसका एमसीयू खराब था। अब यहाँ पर देखिए एमसीयू जब खराब होता है ना, तब आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है, आपको कैसे पता करना है कि एमसीयू खराब है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर इंडक्शन को चालू करेंगे, चालू करने के बाद आपको यहाँ पर जो फैन का एक कनेक्टर है, जहाँ पर इंडक्शन पे जो फैन लगा होता है उस पर आपको वोल्टेज चेक करनी है। 18 वोल्ट प्रॉपर मिल रही है और 5 वोल्ट यहाँ पर भी आपको प्रॉपर मिल रही है। इधर पे आपको 5 वोल्ट चेक करनी है, जहां पर भी आपको यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट मिलेगी, या फिर आप यहाँ पर रेगुलेटर पे चेक कर सकते हैं। 5 वोल्ट आपको प्रॉपर मिल रही है, समझ लीजिए आपके जो वोल्टेज है बिल्कुल सही है, समझ लीजिए आपके एमसीयू की खराबी। बहुत बार तो यहाँ पर ये चीज जब आती है काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये एमसीयू मार्केट में मिलती नहीं है, याद रखना मिलती नहीं है, क्योंकि ये जो है अलग अलग टाइप की अलग अलग पिंस में आती है। कोई किसी में आपको 14 पिन मिलेंगी, किसी आप में 16 मिलेंगी, किसी में आपको 18 या फिर उससे भी ज्यादा मिल सकती हैं। तो इसकी खराबी होने के बाद आपके सर्किट को है ना आप
रिप्लेस कर सकते हैं, नया डाल सके। आपको अगर आप एमसीयू मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो सर्किट को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो एमसीयू की जो प्रॉब्लम आती है, आपका ये बजर किरकिर किरकिर सा करने लगेगा, डिस्प्ले ऐसे ब्लिंक करने लगेगी, या फिर डिस्प्ले में कोई डिजिट ही नहीं दिखाई देगा आपको, डिस्प्ले डेड पड़ेगी। आप इधर पे भी रिपेयर करेंगे तब भी आपको सारी वोल्टेज मिल रही है, फिर भी आपका डिस्प्ले में कोई भी डिजिट नहीं मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए इसकी खराबी है। इसकी खराब होने की वजह से भी इंडक्शन डेड पड़ जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। या फिर आपको यहाँ पर इसके आसपास के जो कैपेसिटर्स हैं उनमें शॉर्टिंग मिल रही है और कैपेसिटर के कुछ लेग इससे कनेक्टेड है, तो भी आप समझ लीजिए आपके एमसीयू शॉर्ट सर्किट हो चुका है। अगर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो उसको ये समझ लीजिए कि उसका प्रोग्राम उड़ चुका है, उसमें प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो बता दी। अब यहाँ पर 18 और 5 वोल्ट का सपोज आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस सेक्शन पे काम करेंगे। तो यहाँ से देखिए फेज न्यूट्रल यहाँ से इसको मिला, ये आईसी जो है ना, यहाँ पर एक डायोड है, डायोड के बाद आपका ये जाएगा आईसी पे और आईसी के बाद जाएगा इस पे। ये ट्रांसफॉर्मर है, एक एसएमपीएस जैसे हम ठीक करते हैं ना, वही प्रक्रिया इसमें भी होती है। तो ये जो आईसी है इसमें वाइपर 12A या फिर इसमें अलग नंबर की भी लगती है, ज्यादातर 12A की ही हमने देखी है आईसी, तो 12A की इसमें आईसी लगती है। और यहाँ पर ध्यान दें फेज न्यूट्रल इसमें कहां से जा रहा है उसको भी आप ध्यान से देखें। तो यहाँ पर मेन तो इधर फेज न्यूट्रल के लग जाएंगे, ठीक है, फेज न्यूट्रल के यहाँ पर लग गए और इसमें से यहाँ से फेज और यहाँ से फ्यूज के पार से न्यूट्रल आपका यहाँ पे चला गया इस रेक्टिफायर में, और इधर से आपका प्लस माइनस होके इस सेक्शन पे चला गया। अब यहाँ पर इस सेक्शन के लिए फेज न्यूट्रल कहाँ से जाता है, देखो यहाँ से, देखिए इसके पास से ही यहाँ पर देखो, यहाँ से एक डायोड यहाँ पर लगी है, एक डायोड यहाँ पर लगी है, और यहाँ से इधर पर भी एक डायोड मिलती है। उसके बाद ये फ्यूज है, फ्यूज के बाद यहाँ से आप ट्रैक करते जाओगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए एक कैपेसिटर है, मेन कैपेसिटर है, 400 450 वोल्ट का होगा ये देखिए सिंपल सी बात है। आप अगर ट्रैक न भी करना चाहें तो मेन उस कैपेसिटर को ढूंढिए जहां पर 400 450 वोल्ट जिस कैपेसिटर पे लिखा हो, उस कैपेसिटर पे आपने वोल्टेज चेक करनी है। लगभग 300 350 वोल्ट इस कैपेसिटर पे आपको मिल रही है, समझ लीजिए यहां तक की लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं मिल रही है, इससे पहले जो फ्यूज वगैरह होते हैं, जो डायोड्स वगैरह होते हैं, उनको देख लेना, मिल रही है तो परफेक्ट है। इसके बाद इस कैपेसिटर के बाद आप देख लेना, इस कैपेसिटर से जो लाइन जाती है वो डायरेक्ट आईसी पे ही जा रही है, ये देखिए इसके बाद ये लाइन आईसी पर ही जा रही है, और आईसी आपके जो है अपना काम करेगी। इसके अंदर मॉसफेट होता है तो वो काम करेगा, स्विचिंग करेगा और इसको सिग्नल देगा। ये ट्रांसफॉर्मर है, इसको सिग्नल देगा और ये ट्रांसफॉर्मर उसको स्टेप डाउन करके, देखिए यहां पर ये ट्रांसफॉर्मर की आपकी दो लेग है, ये दो लेग हैं, ये है सॉरी ये और ये लेग है इसकी। तो यहां पर देखिए ये ट्रांसफॉर्मर है, इसकी जो इनपुट की ये दो लेग है, यहाँ पर ये दोनों इनपुट की है, ठीक है, हाँ यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पर इनपुट की दो लेग है, एक आपकी आईसी के यहाँ पे जुड़ी है, ड्रेन से जुड़ी है, और यहाँ पर ये आपके कैपेसिटर के पॉजिटिव से जुड़ी रहती है। तो यहाँ पर ये देखिए एक पिन को आईसी सिग्नल दे रही है और एक को आपको यहाँ पर, यहाँ से देखिए इसको पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर में इनपुट लाइन गई और आउटपुट में ये 3 पिन आपकी आउटपुट की होती है। एक आपका ग्राउंड का होता है, एक आपका 9 वोल्ट या 5 वोल्ट का होता है, एक 18 वोल्ट का होता है। तो यहां पर देखेंगे जिन 2 पॉइंट्स में डायोड लगे होंगे वो आपके 18 और 9 या फिर 5 वोल्ट के होंगे। तो इसको आप ट्रैक करेंगे तो यहां पर डायोड किस में लगा है देखें, यहां पर, या फिर उसमें कैपेसिटर भी मिल जाएगा। ये जो है ये यहां पर देखिए यहां पर कैपेसिटर लगा है, तो डेफिनेटली 18 वोल्ट का है, क्योंकि कैपेसिटर 25 वोल्ट का है तो लगभग 18 वोल्ट इस पर मिलनी चाहिए। और दूसरे वाले को ट्रैक करेंगे यहां पर, यहां से यहां तक एक डायोड लगा है, ये भी आपका 9 या फिर 5 वोल्ट का है। वैसे 9 वोल्ट का होता है। तो उसके बाद यहां पर भी एक कैपेसिटर सॉरी एक रेगुलेटर लगा है, जो आपके 9 वोल्ट वाला या 5 वोल्ट वाला होगा उसमें एक रेगुलेटर मिलेगा 7805 का, इस तरीके का रेगुलेटर मिलेगा। उसके बाद 5 वोल्ट जो बनेगी आपकी 5 वोल्ट अलग अलग सेक्शंस के लिए चली जाएगी, इसके लिए भी जाएगी। यहाँ पे देखिए ये 5 वोल्ट यहाँ से बनी और इधर से 5 वोल्ट आपकी इस आईसी को भी गई और डिस्प्ले सेक्शन को भी गई, और अलग अलग जहां जहां 5 वोल्ट चाहिए इसको भी 5 वोल्ट चाहिए यहाँ पे भी गई, ठीक है। 18 वोल्ट इस पे चली जाएगी। देखें अगर आप ध्यान से अगर देखें तो 18 वोल्ट इस कनेक्टर पे कैसे आती है। तो यहाँ पर देखो ये कनेक्टर है, कनेक्टर की 2 पिनें हैं,
एक पिन आपकी एक ग्राउंड से अटैच है जो कि कैपेसिटर के नेगेटिव से कनेक्टेड है, और दूसरी जो पिन है ये आपकी कहाँ जा रही है ये देखो, और यहाँ से यहाँ तक एक डायोड लगी है, ये वाली डायोड लगी है, और डायोड के बाद इस टर्मिनल पे ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल पे कनेक्ट है। तो ये 18 वोल्ट यहाँ से इस डायोड से होते हुए इस पे आ रही है डायरेक्टली 18 वोल्ट। और ये हमारी है, हाँ ये तो हमारी 5 वोल्ट वाली लाइन होगी, और ये हमारी ग्राउंड की है। तो ये हमारी ग्राउंड की है, एक बार देखा जरा, इस वाली पिन को हम देखते हैं, यहाँ पर जा रही है, और कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए ये, बिल्कुल ये हमारी ग्राउंड की है। 18 वोल्ट, 9 वोल्ट और ग्राउंड, ठीक है। तो इसमें 2 ही वोल्ट की होती है, 9 बाद में यहाँ पर रेगुलेट होकर 5 वोल्ट बन जाती है, जो कि आपके अलग अलग सेक्शन के लिए जाती है। अब ये चीज़ आपको बता दी, तो अगर वोल्टेज नहीं बन रही हो तो क्या क्या करना चाहिए। इस आईसी और ट्रांसफार्मर का ही असली खेल है वोल्टेज बनाने का, और इस आईसी से पहले आप इस पे चेक करेंगे कि वोल्टेज मिल रही है कि नहीं। एक बेसिक सा बता दिया, बाकी आप इधर फॉल्ट्स तो बहुत सारे हैं, एरर वगैरह जो भी आते हैं, और हाँ एरर इनसे भी आते हैं, ठीक है। जो एरर होता है ना वो इससे भी आपको E0 एरर और E7 एरर इनसे भी मिलता है काफ़ी बारी। और काफ़ी बारी कैपेसिटर फूलता है तो भी एरर आपको मिल जाता है, कैपेसिटर वीक पड़ जाते हैं, और ये जो कॉइल है इसके भी ओपन होने की वजह से और मेन कॉइल ओपन होने से भी आपको E0 एरर देखने के लिए मिलता है। चलिए ये तो एरर भी आपको साथ में पढ़ा दिया, और ये चीज़ें भी हैं। और हाँ, ये ऐसी कभी भी खराब होती है ना, तो आप ये ऐसी जब भी खराब होती है तो आपको ये फ्यूज ओपन मिलेगा। ये फ्यूज अगर खराब है समझ लो ये ऐसी डेफिनेटली खराब है, ये ऐसी खराब हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, फट जाएगी, समझ लो ये फ्यूज आपका खराब है। इसकी जगह पे आप फ्यूज और ऐसी दोनों रिप्लेस कर लेना, काम बन जाएगा। और हाँ, अगर आपका ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो आप ट्रांसफार्मर ऐसा वाला लेना, SM ट्रांसफार्मर ऐसा वाला इस्तेमाल करना जो कि आपका 18 और 9 वोल्ट आउटपुट वाला हो, ठीक है, 18 और 9 वोल्ट आउटपुट वाला हो। और यहाँ पर अगर बजर वर्क नहीं करा तो बजर को भी एक बार चेक कर लेना। काफ़ी बार सारा सब कुछ फंक्शन वर्क करता है और बजर काम नहीं करता, तो बजर भी खराब हो सकता है। और अगर हाँ कभी यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, अगर कभी यहाँ पर वोल्टेज अगर 5 वोल्ट नहीं आ रही है तो आपने ये रेगुलेटर चेक कर लेना है। ये रेगुलेटर आपका 6805 नंबर का होता है, शायद अगर दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो आपको मैं थोड़ा सा 78 करके कुछ नंबर आपको दिख रहा होगा, 7805। अगर आपको 5 वोल्ट इसमें नहीं मिल रहा हो तो एक बार इस रेगुलेटर को भाई जरूर चेक कर लेना, इस रेगुलेटर को चेक कर लेना, या रेगुलेटर के लास्ट वाली पिन पे आप देख लेना कि 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं, नहीं बन रहा है तो उसको देख लेना। और काफ़ी बार यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर के जो 18 और 9 वोल्ट पे जो डायोड लगे हैं उनके खराब होने की वजह से, और जो कैपेसिटर लगे हैं उनके शॉर्ट या फिर वीक होने की वजह से भी वोल्टेज डिस्टर्ब करती है। तो ये चीज़ें भी बता दी हैं। और हाँ, बाकी IGBT सेक्शन से कोई भी एरर आ रहा हो तो यहाँ पर इन ट्रांजिस्टर्स को भी देख लेना, इन ट्रांजिस्टर्स में भी प्रॉब्लम आने की वजह से भी एरर कभी कभी शो करता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस पे जो सेंसर बीच में लगा हुआ है, ये जेनर डायोड की तरह एक आपको सेंसर दिख रहा होगा, ये सेंसर अगर आपका खराब हो जाता है तो भी एरर होता है। सेंसर की कोई लेग टूटी तो नहीं है, सेंसर कहीं फटा तो नहीं, ये जरूर देख लेना। और IGBT के जस्ट नीचे भी एक सेंसर होता है, ये आप देख रहे हैं, इसके नीचे भी एक सेंसर होता है, उस सेंसर को भी चेक कर लेना, सेंसर खराब तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है, देख लेना, या ओपन तो नहीं, वो जरूर देख लेना। हालांकि सेंसर को प्रॉपरली चेक नहीं किया जा सकता, लेकिन आप सेंसर को रिप्लेस कर सकते हैं, तो तब जाके कुछ ना कुछ आइडिया लग जाता है। और काफ़ी बार हमारी डायोड से भी प्रॉब्लम आती है, डायोड से प्रॉब्लम कम देखी गई है, अगर डायोड से प्रॉब्लम आएगी तो IGBT चेंज करने के बाद भी आपका फ्यूज भड़ाभड़ उड़ता रहेगा, ये फ्यूज उड़ता रहे, तो एक बार देख लेना। और हाँ, कभी कभी कैपेसिटर शॉर्ट होने की वजह से भी आपका फ्यूज उड़ सकता है। बाकी यही चीज़ें थी, लंबी वीडियो बन गई, बट जो भी चीज़ें मुझे लग रही थी बेसिक बेसिक बताने लायक मैंने बता दी। हाँ, अब यहाँ पर ये कैसे वर्क करता है ये आपको बता देता हूँ। देखिए, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है। इस सेक्शन को यहाँ से करंट मिला, वोल्टेज मिली, और इस सेक्शन को यहाँ पर ये DC जहाँ पे मिलनी चाहिए 5 वोल्ट 18 वोल्ट जहाँ पे मिलनी चाहिए मिली। वैसे कि हालांकि 18 वोल्ट यहाँ पे फैन के लिए होता है, बाकी जो है 5 वोल्ट MCU के लिए होता है। तो ये आपका ऑन हुआ, यहाँ से वोल्टेज मिली, ये ऑन हुआ, इसने इसको सिग्नल दिया। हालांकि जो डिस्प्ले पे बटन होता है उस पर हमने ट्रिगर किया, ऑन किया, तो ऑन करते ही यहाँ पर इसका काम स्टार्ट हो जाता है। इसने इनको सिग्नल दिया, और यहाँ पर ये जो है आपकी गेट की पिन को सिग्नल देगा, गेट की पिन को बोलेगा कि हाँ यहाँ से एक पल्स यहाँ पर मिलेगा, वोल्टेज पर है कि पल्स, गेट की पिन है कि फर्स्ट पिन पे, इसकी फर्स्ट पिन पे एक पल्स मिलेगी। पल्स मिलते ही इसका जो अमीटर और कलेक्टर है वो आपका काम करना स्टार्ट कर देगा, और वो एक कॉइल को जैसे ये देखिए,
जैसे गेट पे पल्स मिली और ये एक्टिवेट हुआ, आईजीबीटी एक्टिवेट हुआ, और आईजीबीटी एक्टिवेट होते ही यहाँ पर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर देगा। कॉइल के जो कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो बना देगा। और ये जो काम करता है ना, इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से ही काम करता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इसके ऊपर आप जो भी बर्तन रखेंगे उसको मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो गर्म करेगा, और जो भी आप खाना बना रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, उसको वो सुचारू रूप से करेगा। और कितना वोल्टेज उसको कितना वॉटेज पे सेट करना है वो आपके डिस्प्ले पे बटन्स का काम है। बटन्स पे आप 1800 वाट और 1000 1500 जितना भी सेट करेंगे, ये गेट की पिन को उतना ही सिग्नल देते हुए वो उसी तरीके से काम करवाएगा। ठीक है, ये भी अपनी जगह पे जो है बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, और ये भी महत्वपूर्ण सेक्शन है, और दोनों के जो है मिलके काम करते हैं। इसका इतना सा काम होता है कि इसकी गेट की पिन को पल्स देना होता है बस, और इसका डिस्प्ले पे जो भी चीजें आ रही हैं वो शो करवाना होता है, सभी फंक्शंस को काम करवाना होता है इसका काम। तो आप समझ गए होंगे, और बहुत लंबी वीडियो बन गई। जो लोग अभी तक जुड़े हैं उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वरना 2-3 मिनट 4 मिनट की वीडियो बनाकर मैं डाल सकता था। तो खैर, सीख गए होंगे काफ़ी लोग, और ऐसे सीखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। और हाँ, उससे छोड़ने से पहले एक चीज़ आपको ज़रूर बता दूं, जो कि आप लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट हो सकती है। इस कॉइल को भी कैसे चेक करना है, तो इस कॉइल को जो चेक करेंगे आप कंटिन्यूटी मोड में चेक करेंगे। ये जो कॉइल होती है आपको मल्टीमीटर के को कंटिन्यूटी मोड में रखना है और कॉइल की दोनों पिंस पे लगाना है। कॉइल जो है ये देखिए इस तरीके से शो करेगी। इसको ये मत समझिए कॉइल शॉर्ट है, कॉइल शॉर्ट नहीं होती, कॉइल यही दिखाती है। बस कॉइल में कुछ, जब ये एसी करंट कॉइल में जाता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होके तब कॉइल अपना काम करना स्टार्ट करती है। बाकी डेड कॉइल को आप चेक करेंगे तो ही ये शॉर्टिंग ही दिखाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि कॉइल आपकी खराब है। चलिए वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।